मैं देशराज यादव, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट सेकंड में राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम पेपर विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में ब्रिटिश संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करने से पूर्व हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा इस पेपर का सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है और प्रश्न पत्र किस तरीके से आता है। जहाँ तक प्रश्न पत्र की रूपरेखा है, उसमें राजनीति विज्ञान के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे की अवधि का होगा तथा प्रश्न पत्रों के अधिकतम 100 अंक होंगे। अब जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को भी 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया, अलग अलग पार्टों में विभाजित किया गया है। प्रथम पार्ट में 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 20 से 25 शब्द होगी। इस प्रकार प्रथम भाग 20 नंबर का होगा। द्वितीय खंड भी 20 अंकों का होगा। इस खंड में 5 अंकों के 4 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में अपेक्षित होगा। तृतीय खंड 60 अंकों का होगा। इस खंड में 3 भाग होंगे, जिसमें प्रत्येक में 20 अंकों के 2-2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी से प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। प्रत्येक खंड के एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र की रूपरेखा थी। अब इसके सिलेबस पर हम विचार करते हैं। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं वाले पेपर को 3 यूनिट या खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में ब्रिटेन का संविधान है, द्वितीय खंड में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है और तृतीय खंड में चीन, जापान व स्विट्जरलैंड का संविधान है। जहाँ तक इसके रिकमेंडेड पुस्तकों का प्रश्न है, उसमें प्रमुख रूप से इकबाल नारायण की विश्व के संविधान है, डॉक्टर BL फड़िया की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर पुखराज जैन के विश्व के प्रमुख संविधान हैं, डॉक्टर श्री राम वर्मा की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं। इन पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है। अब हम ब्रिटिश संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन का एक परिचय देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग है। यदि आकार की दृष्टि से विश्व के अन्य देशों से इसकी तुलना की जाए तो विश्व में इसका 75वां स्थान आता है, जबकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इसका स्थान 4था नंबर पर आता है। ग्रेट ब्रिटेन की कुल आबादी 6,66,00,000 के लगभग है। इसकी जनसंख्या का केवल मात्र 11% भाग ही कृषि कार्य में लगा हुआ है। अधिकांश आबादी यहाँ शहरों में निवास करती है। ब्रिटेन एक औद्योगिक दृष्टि से संपन्न देश है। तो ये तो इसका एक सामान्य परिचय था।
अब हम ब्रिटिश संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटेन के संविधान का क्रमिक विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं किया गया है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण करने के लिए न तो कभी किसी संविधान सभा का गठन हुआ है और न ही ये लिखित दस्तावेज में विद्यमान है। संविधान ने धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास करते हुए वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। इसके विकास की जो पूरी रूपरेखा है उसको सामान्यतया 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे अपन 6 काल कहेंगे। नंबर 1 एंग्लो सैक्सन काल है, दूसरा नॉर्मन काल है, तीसरा प्लांटगेनेट व लैंकास्ट्रियन वंशों का राज्यकाल है, चौथा ट्यूडर काल कहलाता है, पांचवा स्टुअर्ट काल है और छठा हैनोवर काल है। तो इस तरह से जो ब्रिटेन का संविधान है उसका विकास इन 6 चरणों में हुआ है। पहले हम एंग्लो सैक्सन काल को लेते हैं। एंग्लो सैक्सन काल का जो विकास है वो 5वीं शताब्दी से माना जाता है और 5वीं शताब्दी से ये एंग्लो सैक्सन काल जो 1066 तक रहा है, इस काल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक राजतंत्र और दूसरा स्थानीय शासन की नींव पड़ी है इस काल में, यानी राजपद या राजतंत्र का विकास हुआ और दूसरा है स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ है। जहाँ तक राजपद का प्रादुर्भाव है वह इसी काल में हुआ है। राजा को वंश परंपरा के आधार पर अपना पद प्राप्त नहीं करता था, बल्कि राजा का चयन विटनेजेमाट यानी बुद्धिमानों की सभा के द्वारा किया जाता था। ये सभा गांव के वय वृद्ध लोगों की होती थी, जिसमें चर्च के अधिकारी, सेना के कर्मचारी व महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मिलित होते थे। इस सभा के पास शासन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार होते थे। ये राजा के साथ मिलकर कानून बनाती थी और कर लगाने का काम करती थी। तो इस प्रकार से विटनेजेमेंट का प्रभाव बहुत अधिक था और इस तरह से सीमित या वैधानिक राजतंत्र का विचार है वो विकसित हुआ है। दूसरा, इस काल में स्थानीय स्वशासन का विकास होता है और स्थानीय स्वशासन के लिए उस समय पूरे ग्रेट ब्रिटेन को शायरों में विभक्त किया गया था। जो शायर होते थे उनको हंड्रेड्स नाम के उप प्रदेशों में विभाजित किया गया था। हंड्रेड्स गांव तथा शहरों में विभक्त थे। प्रत्येक हंड्रेड में एक स्थानीय सभा होती थी और प्रत्येक शायर में एक शायर मूठ होता था। तो इस तरह से स्थानीय स्वशासन का कार्य ब्रिटेन में इस काल में विकसित हुआ है। दूसरा काल नॉर्मन काल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मन जो काल है वो 1066 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इस काल में चर्च को राज्य के नियंत्रण में लाया गया और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विकास हुआ है। इस काल में 2 महत्वपूर्ण समितियां थी, मैग्नम कौंसिलियम और क्यूरिया रेंजिस। एंग्लो सैक्सन काल में जो विटनेजेमेंट नाम की सभा होती थी, यानी बुद्धिमानों की सभा, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर मैग्नम कौंसिलियम की स्थापना की गई,
इस समिति का कार्य राजकीय मालगुजारी को एकत्रित करना और उसका हिसाब किताब रखना था। दूसरी संस्था क्यूरियर रेंजेस थी। जब मैग्निम काउंसिल कार्यरत नहीं होती थी, यानी वो सभा में नहीं होती थी, सत्र में नहीं होती थी, उस समय क्यूरियर रेंजेस राजा को शासन संचालन में सहायता करती थी। तो इन्हीं दो संस्थाओं से आगे चलकर प्रिवी काउंसिल, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का विकास होता है। इस काल में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैग्ना कार्टा है, जिस पर सन 1215 में हस्ताक्षर किए गए। इसे महान अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इस में पहली बार यह निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा। तो इस तरह से राजा को मैग्ना कार्टा के द्वारा मर्यादित किया गया और मर्यादित या वैधानिक शासन का विकास हुआ है। इस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता संसद का उदय है, संसद का विकास है। सन 1295 में एडवर्ड प्रथम को युद्ध जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने मॉडल पार्लियामेंट बुलाई, जिसमें 3 प्रकार के लोग शामिल हुए: बैरन, क्लर्जी, नाइट और नागरिक के रूप में इकट्ठे हुए। राजा ने इनसे 3 अलग अलग वर्गों से बात की। आगे चलकर बैरन और क्लर्जी के हित एक समान थे, अतः वे आपस में एक हो गए और इनके एक होने से जिस संस्था का नामकरण हुआ उसे लाड़ सभा के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से नाइटों या नगरजनों से आगे चलकर कॉमन सभा का विकास होता है। तीसरा जो काल माना जाता है वो प्लांटगेमेटेट एवं लैंकास्ट्रियन वंशों का शासनकाल माना जाता है। इस काल की जो प्रमुख विशेषता थी उसमें संसद की शक्तियों में वृद्धि हुई। सन 1327 में संसद ने एडवर्ड द्वितीय को सिंहासन से हटा दिया और इस प्रकार रिचार्ड द्वितीय को भी संसद के सामने झुकना पड़ा। इस काल में राजा के द्वारा जो मनोनीत मंत्रियों का समूह होता था उसको प्रिवी काउंसिल शब्द का नाम दिया गया, यानी प्रिवी काउंसिल का विकास हुआ है इस काल में। जो चौथा काल माना जाता है वो ट्यूडर काल माना जाता है। इस काल में संसद के महत्व में कमी आई है और इस काल में राजकीय शक्ति पर पोप का नियंत्रण समाप्त हो गया। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं इस काल के। इसके अतिरिक्त जो 5वां काल आता है वो स्टुअर्ट काल कहलाता है। इस काल में राजा व संसद एक दूसरे के विरोधी रहे, विरोधी के रूप में उन्होंने कार्य किया। इस काल में राजा चार्ल्स द्वितीय के समय कैबिनेट का उदय होता है। राजा चार्ल्स द्वितीय ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रिवी काउंसिल एक बड़ी संस्था हो गई थी और जिस समिति से उन्होंने परामर्श लेना शुरू किया उसको कबाल कहा जाने लगा और इस कबाल से आगे चलकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट का उदय होता है। इस काल में 1689 में अधिकार याचना पत्र के द्वारा सम्राट की शक्तियों को कम किया गया। इस अधिकार याचना पत्र की प्रमुख विशेषता ये थी कि संसद के बिना स्वीकृति के राजा कोई नया कर नहीं लगा सकता। राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद
की बैठक बुलानी आवश्यक होगी। संसद की स्वीकृति के बिना राजा सेना का प्रयोग नहीं कर सकता है और संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो इस तरह से संसदीय शक्ति का विकास होता है और सम्राट के ऊपर संसद का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस काल में सन 1701 में उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ और इस उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि बिना संसद की स्वीकृति के राजा न तो विदेश जा सकता है और न ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। तो ये काल भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के विकास में या संवैधानिक शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण काल कहा जाता है, जिसमें कैबिनेट का उदय हुआ, जिसमें संसद की शक्तियों में वृद्धि हुई और सम्राट की शक्तियों को सीमित किया गया। छठा और अंतिम काल हैनोवर काल के नाम से जाना जाता है। हैनोवर काल के प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ और रॉबर्ट वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये एक संयोग की बात है कि जॉर्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। जॉर्ज राजा की अनुपस्थिति में विहिंग दल के प्रभावशाली नेता रॉबर्ट वालपोल ने बैठक की अध्यक्षता की, इसलिए बाद में आगे चलकर उसे प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। तो इस तरह से ब्रिटिश संवैधानिक इतिहास में जो प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं वो रॉबर्ट वालपोल माने जाते हैं। इस काल में सन 1832 के सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार करके कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण किया गया। इसके अलावा 1867 में सुधार कानून द्वारा कारीगरों और मजदूरों को भी मताधिकार दिया गया। सन 1884 में सुधार कानून के द्वारा खेतीहर मजदूरों को भी मताधिकार प्राप्त हुआ और सन 1928 में वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो वयस्क मताधिकार है वो सन 1928 में प्रारंभ होता है। तो इस तरह से कॉमन सभा का में सामान्य जन को प्रतिनिधित्व देते हुए उसका लोकतांत्रिकरण या प्रजातांत्रिकरण किया गया। इस काल में लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम किया गया। इसके लिए सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित किया गया था। तो इस तरह से इन 6 चरणों में ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। इस पाठ में जहाँ तक परीक्षा से संबंधित उपयोगी प्रश्न हैं, उनमें एक प्रश्न ये है कि मैग्ना कार्टा से क्या अभिप्राय है। मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर हुए? तो सन 1215 में सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा। इसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। संवैधानिक विकास में एक प्रश्न ये भी बनता है कि ब्रिटेन में किस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो 1689 की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्रांति में बिना किसी रक्तपात के सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और संसद की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। कई बार 2 नंबर का ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस देश का संविधान अलिखित या अत्यंत लचीला संविधान है। तो उसका उत्तर होगा ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक संवैधानिक विकास वाला पूरा होता है।
अगले वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।